हेलो एवरीवन। मैं मीटिंग को चालू कर रहा हूं। हम लोगों ने 8 बजे शुरू करने के बारे में बात की थी। मैं एक छोटी सी बात आप सभी से पूछूंगा, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और आपको सुनाई दे रही है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। Yes, sir. तो अब यस सर बोलना रुक जाते हैं थोड़ा सा और मीटिंग को शुरू करते हैं। पेरेंट्स साथ में होंगे, शायद फ्रंट सीट पर बैठने के बजाय पीछे बैठकर वो सुन रहे होंगे। स्टूडेंट भी साथ में रहेंगे, ये मेरी इच्छा थी। और अभी तक करीब 126 लोग ज्वाइन किए हैं इसमें, मगर एडमिशन्स थोड़ी ज़्यादा है इससे। तो हो सकता है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम हो या कुछ अड़चन हो, घर पे कोई बात ऐसी होगी कि जो अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, तो इस कारण इसका रिकॉर्डिंग भी मैं बाद में भेजूंगा आप सभी के लिए। मगर कुछ चीजें हम लोगों को समझ लेना और सोचना उसके बारे में बहुत जरूरी। हो सकता है कि अभी मेरा आवाज सबको ठीक तरह से ना आए। रिक्वेस्ट ये रहेगी कि सबके म्यूट रखे माइक। हर्ष का माइक चालू है, तो प्लीज हर्ष माइक बंद कीजिए। So, I will start by sharing some PowerPoint presentations. ये नंबर आप बाद में भी लिख सकते हो। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये मीटिंग की जरूरत क्या है। तो जरूरत तो काफी है साहब। तकलीफ ऐसी है कि हम सभी लोग काफी कुछ डरे हुए से हैं। आज अकोला में 1 निकली, कल 40 निकली, परसों 50 निकली। अब ये क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है? स्कूल कब शुरू होने वाली है? मेरे बच्चों का कैसा होगा? मेरा कैसा होगा? अगर न्यूज देखते हैं तो बहुत ही डरावनी चीज रखती है, बाहर लोगों की भीड़ दिखाई देती है। तो ये सब पूरा जो है वो फियर फैक्टर क्रिएट करने वाली चीज है। एंड वी ऑल आर हाईली अंडर प्रेशर, क्योंकि कुछ लोग हमारे में से ये भी ऐसा समझ रहे हैं कि ये केवल यहां पर नहीं हो रहा रुकेगा, अब इसके बाद में जो फाइनेंशियल ब्रेकडाउन होगा उसका कैसे करेंगे। मेरा कोई एक दुकान है, एक छोटा सा किराना का, या मेरा कपड़े का दुकान है। अब कपड़ा खरीदने के लिए कोई आएगा या नहीं आएगा? मेरा होटल है, अब उसके लिए वर्कर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ये 2 महीने में उनको पगार दिया है और तीसरा महीना भी देना पड़ेगा क्या? ऐसे कई क्वेश्चंस है और कई सवाल है। हम सब लोग इनसे घिरे हुए हैं, मगर फिर भी बच्चों के भविष्य के लिए आप सब लोग अभी हाथ में के काम छोड़कर, शायद खाना रोक कर यहाँ पर मोबाइल के सामने बैठे हुए हो। और जो 131 फैमिलीज अभी बैठी हुई है उनके लिए मैं कृतज्ञ हूं। जो बैठे हुए नहीं है उनको अपने बच्चों की भविष्य के बारे में तकलीफ नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, मगर शायद कुछ डिफिकल्टीज होगी। तो कोविड के बारे में तो अपने पास में अभी इस समय कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। स्कूल कब चालू होगी ये ना आपको पता है ना मुझे पता है, और सच में बोलूं तो ना एजुकेशन मिनिस्टर को पता है। समय किस तरह से करवट लेगा ये कोई नहीं बता पाएगा। सो व्हाट इज सर्टन इज अनसर्टेनिटी। इस बात को अगर एक बार हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया तो बहुत आसान होगा। दूसरा जो हमारा प्रॉब्लम है वो ऐसा कि हम इस क्वेश्चन से बहुत तकलीफ में है कि इन सब बातों को अब स्टार्ट कब होगा। सर अपनी क्लासरूम टीचिंग कब शुरू होगी? मुझे बहुत से फोन आते हैं, मैं इनका जवाब नहीं दे सकता हूं। ये निश्चित मैं कहता हूं
कि जूम मीटिंग या ये ऑनलाइन टीचिंग ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन है। सॉल्यूशन आवाज नहीं हो रहा था। तब हर स्टूडेंट दिखाई दे रहा है और हर स्टूडेंट को मैं दिखाई दे रहा हूं, तब वो सॉल्यूशन होगा। हर स्टूडेंट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसके चेहरे पर का क्वेश्चन मार्क मुझे दिखना चाहिए। छोटे छोटे पिक्चर ऐसे अगर दिख रहे तो वो दिखना नहीं है। ये अपने ऑनलाइन मीटिंग जो होती है, ऑनलाइन कोचिंग जो होती है, जो हम लोगों ने करीब 12 साल पहले शुरू किया था, वो शुरू करने के बाद में 4 बार महाराष्ट्र टॉपर नीट के इसमें, उसी के साथ में एक बार जेई के इसमें एडवांस का महाराष्ट्र का टॉपर कपिल वैद्य करके, ये सब बातें मुमकिन हुई क्योंकि बॉम्बे का बेस्ट टीचर अकोला में नहीं आ सकता, मगर उसका टीचिंग आ सकता है। So with that intention, we started with that particular, and over there on the TV screen, which is nearly about 75 centimeters, 75 inches, everyone can be seen. Every student is visible, his books are visible, whether he is writing or not is visible. ये सब बातें होती है। खैर वो बाद में की बात है। तो इन शॉर्ट ये स्टार्ट कब होगा ये कोई भी नहीं बता सकता, तब तक हम लोगों को इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा और पढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? अब ड्यूरिंग लेक्चर जो प्रॉब्लम आते हैं वो ऐसा कि यहां पर जब मुझे पार्टिसिपेंट्स दिखते हैं तो केवल उनके नाम दिखाई देते हैं। मैं हर बार बोलता हूं, और जैसे अब अगले हफ्ते से ये मेजर टेस्ट एक होने के बाद में हम लोग ये कंपल्शन करेंगे कि एक नंबर भी उनको वहां पर लिखना पड़ेगा जो उनका रोल नंबर रहेगा, और उसके साथ में उनको उनका नाम भी लिखना पड़ेगा। इससे इतना ही होगा कि एक थोड़ी सी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। अभी फिलहाल ऐसा हो रहा है कि अगर कोई गेस्ट आता है तो हम लोग उसकी तरफ ख्याल नहीं दे सकते क्योंकि हम पढ़ाने में मशगूल रहते हैं। We have seen that some particular student who is mischievous, he is trying to play with the particular instrument, और वो उसमें बीच बीच में चैटिंग में सबके लिए चैट डाल देता है, कुछ लिंक डाल देता है जो कि नहीं डालना चाहिए, मगर ऐसा वो करता है। ये ऐसा कुछ बताने के बाद में बीच में ही वो उसके ऊपर कहीं पर ऐसे ये निकाल देता है। अभी ये मैं निकाल रहा हूं क्योंकि मैंने उसको स्टॉप किया है, मगर ये चीजें होती है। तो ये सब चीजों को रोकने के लिए ये जरूरी है कि टेक्नोलॉजी से हम लोग बहुत परिचित हो। इतना परिचय हमारा अभी नहीं है, क्योंकि मैं निश्चित रूप से ये बोलना चाहूंगा कि जैसे ये चीज आप लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड थी, हम लोगों के लिए भी उतनी ही अनएक्सपेक्टेड थी। सो ऑब्वियसली वी वर नॉट फैमिलियर विद द पर्टिकुलर पैटर्न। जैसे जैसे हम लोग डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं वैसे वैसे उसमें से कुछ सूझ रहा है, समझ रहे हैं। अब चैटिंग बंद कर सकते हैं। चैटिंग बंद करने के बाद में स्टूडेंट फिर कैसे कम्युनिकेट करेगा? तो वो हाथ उठाएगा, उठा हुआ हाथ दिखाई देता है, फिर हम उसके साथ में बात करते हैं। ये इस तरह की प्रॉब्लम जाती है। दूसरा, हम सब लोग एक ही ग्रुप में होने के बाद में हो सकता है कि वहां पर बाकी लोगों के नंबर्स उसके किसी के भी पास में जाने ही है। अब इन नंबर्स को जाने से हम लोग रोक नहीं पाते हैं क्योंकि ग्रुप पर आना जरूरी है। इसके लिए मैं सॉल्यूशन के इसमें इतना ही कहूंगा कि एक ठान लीजिए कि अपना मोबाइल ये स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा है, पेरेंट्स के लिए ये मैं इतना नहीं बोल सकता हूं। स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शन ये है कि पूरा समय वो मोबाइल के पास में चिपक कर क्यों बैठते हो। सेटिंग में जाकर वो नोटिफिकेशन बंद कर दो। कोई भी आपको कोई मैसेज भेज रहा है तुरंत वहां पर पॉपअप हो रहा है, दिस वन हैज सेंड द मैसेज, फिर हम वो वहां जाकर ओपन कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या, अरे आप कोई कंपनी के सीईओ हो क्या यार? ये मैसेज अभी नहीं आया, इसके बाद में 10 मिनट बाद में आया या 4 घंटे बाद में आया, कौन सा फर्क पड़ने वाला है? सर एखादी मीटिंग वगैरह आपने जैसे कॉल की और वो मिस हो गई हमारी, तो या आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिया वो मिस हो गया, तो कौन सा आसमान टूटने वाला? उसके लिए ये चालू मत रखो क्योंकि इससे डिस्टरबेंस बहुत होता है। मुझे बहुत दुख तब होता है जब पढ़ना चालू रहता है और उसी समय पर व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई टू भी डालता है लेक्चर इज नॉट गोइंग ऑन, फिर दूसरा डालता है इट हैज स्टार्टेड,
अब ये इट हैज स्टार्टेड बोलने के बाद में ये लिखना कैसे क्या पॉसिबल है उसको? इसका मतलब ये है कि वो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली कर रहा है, और ये निश्चित रूप से कहीं पे तो भी गलत है। तो प्लीज ये स्टूडेंट्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी कि सीमित समय के लिए मोबाइल हाथ में दीजिए, पूरी समय मोबाइल हाथ में रखने की जरूरत नहीं। नहीं सर, वो मोबाइल पर से वो नोट्स है और वो लेक्चर भी देखता है, फिर वो यूट्यूब भी देखता है, फिर उसके लिए हमने बायजूस भी दे लिया है, फिर वो साहब ये सब हम लोग तमाशा कर रहे हैं। इतने सपोर्ट देकर बच्चे को सेल्फ स्टडी के लिए समय ही नहीं रहेगा। नहीं सर, वो कैसा है, हमने आपका भी लगाया है और वो आकाश का भी लगाया है और ये भी लगाया है और वो बायजूस भी लगाया है और स्कूल के भी लेक्चर्स चालू है। अब ये अगर इतना सब है तो उसको सेल्फ स्टडी के लिए समय कहाँ है? आप आपका प्यार जता रहे, मैं आपके प्यार का जताने का आदर करता हूं, मगर यहाँ पे बेमतलब का प्यार देकर हम अपने बच्चों का नुकसान भी कुछ वक्त करते हैं। तो प्लीज ये मत कीजिए। उनके पास में खुद के पढ़ने के लिए, खुद का दिमाग लगाने के लिए, खुद का स्टडी करने के लिए, होमवर्क करने के लिए, कुछ ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए, वो लिखने के लिए, पढ़ने के लिए समय बहुत 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 जरूरी है। तो ये सबसे बड़ी चीज है। इसमें यह भी हो रहा है कि कई स्कूल्स यूट्यूब पर की कुछ चीजें या एक ऐप है गवर्नमेंट ने डेवलप किया हुआ शिक्षा करके, उसके ऊपर से या अपने खुद के बनाए हुए पैटर्न से स्कूल भी चालू है, फिर एडिशनल कुछ ये भी चालू है। बच्चे बहुत स्टूडियस है, इसके लिए वो यूट्यूब पर भी देख रहे हैं। इसका मतलब ये मोबाइल का या लैपटॉप का इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन उनके आंखों के सामने करीब 6 से लेकर 8 घंटे तक है। दुनिया का कोई भी एप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलेगा ये ठीक नहीं है। The reason is this, that we always look continuously towards the light. हमारी आंख एक बार जम गई तो वो वहां से इधर उधर होती नहीं जब तक कि मेरी इच्छा नहीं होगी तब तक। हाँ, मैंने ये भी देखा है, कल के इसमें मैं 10वीं के लेक्चर में ज्वाइन हुआ था, 9वीं का नहीं था, तो 10वीं के लेक्चर में एक स्टूडेंट गलती से उसका वीडियो भी ऑन रह गया, वो बीच में उठा, पानी पीने के लिए गया, फिर से आया, फिर से वो थोड़ी देर के लिए बैठा, फिर कुछ तो भी बाजू का ये कागज उठाकर उसके साथ में खेलते रहा। लेक्चर चालू था, बहुत बुरा लग रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था, बट दैट लेक्चर वाज समवन्स एल्स लेक्चर। फिर मैंने उस स्टूडेंट को लेक्चर होने के बाद में फोन किया, मेरे स्वभाव के अनुसार गुस्सा किया। अब इससे उसका फायदा होता है या नुकसान होता है वो मुझे पता नहीं, मगर मुझे जो लगता है वो तो मैं निश्चित रूप से बोलूंगा। अब इसके लिए आप लोग मुझे बुरा कहो या अच्छा कहो, I will definitely point out the mistake whichever you are doing, and I will try to rectify them. त्याच्या पाना खाल्ल्याने पण शुगर कंट्रोल होते. शौर्य माइक बंद कर बेटा. शौर्य ताथोड. आणि ओहेकर, विधिना ओहेकर, व्हिडिओ बंद करा तुमचा. खाली डाव्या हाताला व्हिडिओच्या कॅमेराचं चित्र आहे. थँक्यू, थँक्यू व्हेरी मच. तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन निश्चित रूप से तकलीफ देने वाली चीज है, और इससे बचने के लिए केवल एक ही चॉइस है. एक, बीच बीच में आंखों को रेस्ट दो. दूसरा, मिनिमम यूज करो. इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है. सर मगर वो स्कूल का तो है, अब इसके बारे में हम थोड़ा बाद में बोलेंगे, अभी बोलने के बजाय. सर इससे मोबाइल को एडिक्ट नहीं होगा क्या? बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है. एडिक्शन टू मोबाइल इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यूथ. और सच बोलूं तो यूथ ही क्यों, आप लोग भी मोबाइल के सिवा कितनी देर रह सकते हो ये थोड़ा सा चेक कीजिए. कोई किसी कंपनी का मैनेजर नहीं रहता है,
फिर भी थोड़ी थोड़ी देर बाद मोबाइल हाथ में लेकर किसके मैसेज आए हैं ये हम देखते हैं। उसमें कई मैसेजेस जो है वो फॉरवर्ड किए हुए रहते हैं, फिर भी हम उनको पढ़ते हैं। मोबाइल हमारे लिए नहीं बना है, हम अब मोबाइल के लिए बने हुए हैं। अब घर में अगर माँ और पिताजी ये चीज से अफेक्टेड है तो बच्चों को हम किस मुंह से बोल पाएंगे कि बेटा ये मत कर करके। तो सॉरी पेरेंट्स के लिए मैं माफी मांगता हूं, मगर आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चों को ये बताने के लिए कि भैया मोबाइल के सिवा हम जिंदा रह सकते हैं, कभी किसी दिन केवल जरूरत होने पर ही मोबाइल का यूज कीजिए और देखिए दुनिया कितनी अच्छी है। प्लीज गिव द ट्राई फॉर दिस। So addiction of mobile is one of the biggest problem which you will have to avoid for your wards as well as yourself. मोबाइल का मिसयूज ये तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। 9th के स्टूडेंट्स है, साथ में हो सकता है कि कुछ छोटे बच्चे भी होंगे, बट आई एम रियली सॉरी टू से कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो देखा जाता है वो पोर्नोग्राफिक साइट्स। दिस इज सर्वे फ्रॉम द इंटरनेशनल लेवल। मिसयूज निश्चित रूप से हो सकता है और इसके लिए कुछ जो छोटी छोटी चीजें मैं सजेस्ट करूंगा वो थोड़ा सा ख्याल कीजिए। एक, आपके पास में ही मोबाइल रखिए, वो बच्चों को डोनेट मत कीजिए। नहीं सर हमने तो इसके लिए लेकर ही दिया उसको, वो उसकी बहुत इच्छा थी, उसको बहुत इंटरेस्ट भी है, वो हैकिंग वगैरह भी करता है सर, और ये भी है वो भी है, तो उसके कारण हमने उसको एक दे ही दिया सर मोबाइल। और उसके स्कूल के भी बहुत सारे ये आते हैं, फिर वो ऐप भी डाउनलोड करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। अंडर दैट कंडीशन दैट मोबाइल मस्ट नॉट, आई रिपीट मस्ट नॉट, किसी भी हालत में उसको लॉक नहीं होना चाहिए। उसका मोबाइल हाथ में लेने के बाद में जब मैं बटन दबाऊंगा तो वो चालू होना चाहिए। उसके ऊपर कोई एक इस तरह का सिंबल या पीछे उसकी उंगलियां ये होने के बाद में ही मोबाइल ऑन होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो इसका मतलब कहीं पे तो भी धोखे की घंटी बज रही है, ये समझ लीजिए। प्राइवेसी वगैरह ये कोई जरूरत नहीं है ये बच्चों के लिए। हम अमेरिका में नहीं रह रहे, वहां पर इसके लिए केस हो सकती है कि तुम बच्चों की प्राइवेसी के अगेंस्ट जा रहे, उनको खुद का कोई अस्तित्व नहीं है क्या। सो इन दैट पर्टिकुलर केस जैसे वो बच्चा 10वीं हो जाएगा उसको घर के बाहर निकालो फिर। मगर हम लोग ये नहीं कर सकते। हम लोग तो उसकी शादी किसके साथ होगी यहां तक की बात करते हैं। सो अंडर दिस कंडीशन we are not having the particular social relations as USA. Due to that, there must not be any lock to the mobile of the student, and if at all it is there, you must know and you must be able to unlock it. अब बहुत ही पहुंचे हुए जो है वो कर सकते हैं उसमें भी, मगर कम से कम ये कुछ चीजें जो है वो वहां पर देखना चाहिए। गूगल पर जाकर ये भी आप देख सकते हो कि हिस्ट्री में वो क्या क्या देख रहा था। अब ये मैंने बोलने के बाद में वो हिस्ट्री डिलीट भी कर सकते हैं, मगर अब उसी नेचर का अगर वो बच्चा होगा तो अपन तो उसको रोक ही नहीं सकते ना। और हर पेरेंट को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं वो उसका बच्चा वैसा होगा, मेरा वैसा नहीं है। तो इस भ्रम में मत रहिए, थोड़ा सा एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट कीजिए, और इस बदले हुए एनवायरनमेंट में अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो आपको ही पकड़ना पड़ेगा, कोई चाचा मामा मौसी बीच में नहीं आती है। सर दूसरा एक आपको ये पूछना था ये लेक्चर के इसमें कि आप बताते वक्त ऐसा बताते हो कि भाई ये सीबीएसई के ये टॉपिक में है और ये स्टेट बोर्ड के इसमें है, फिर बच्चों ने हमको बोला कि हमको एनसीईआरटी की भी बुक्स लाने को बोला और स्टेट बोर्ड के भी लाने को बोला। सर ये दोनों क्यों बोल रहे हैं उनको लेने के लिए? ये निश्चित रूप से हम बोलते हैं और हमारा कोर्स इसी तरह से चलता है। नॉट ओनली सीबीएसई स्टेट बोर्ड बुक, not only Maharashtra state board book, we also have provided some study material
which is having much extra information than that. सर फिर वो सब पढ़ाने वाले हो क्या? नहीं. That particular extra information is for those students who are trying to prepare themselves for junior science olympiad. ये जूनियर साइंस ओलंपियाड में अभी तक अकोला से केवल 3 ही लोग क्लियर कर पाए हैं, केवल 3. Well, I am proud and happy that all those 3 were from the safe hands only. ये मैं जूनियर साइंस ओलंपियाड यानी ओलंपियाड फाउंडेशन का ओलंपियाड नहीं बोल रहा हूं. ओलंपियाड फाउंडेशन का जो ओलंपियाड है वो SOF नाम से जाना जाता है, जिसको आगे फ्यूचर नहीं है कुछ भी. I am talking about the Olympiad which is conducted under the control of Department of Science and Technology. सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो लिया जाता है. उसके लिए TIFR, होमी भाभा एजुकेशन साइंस एंड एजुकेशन सेंटर, HBCSC और फिजिक्स टीचर्स एसोसिएशन, ऐसी संस्था इसके लिए जिम्मेदार हुए है और ये संस्थाएं इस एग्जाम को कंडक्ट करती है. बहुत टफ एग्जाम रहती है. डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक ये केवल 9वीं में ही दे सकता है स्टूडेंट और सिलेबस 10वीं 11वीं तक का रहता है. सो द मटेरियल इज सफिशिएंट फॉर दैट इफ द स्टूडेंट डिसाइड्स. या फिर होमी भाभा जैसी जो एग्जाम है जिसका पहला जो पार्ट है दैट इज बेस्ड ऑन स्टेट सिलेबस. सेकंड पार्ट विच इज रिलेटेड विथ एक्सपेरिमेंट is related with ICSE, CBSE and state syllabus. और तीसरा पार्ट जो है that particular is some activity or there the research is necessary. अब ये बात अलग है कि पिछले 3 साल से अकोला में गोल्ड मेडल आने लगा है and I am very proud and happy to tell that all 3 gold medals are from safe hands only. अब इसके लिए हम लोग बहुत बिल्कुल घोट घाट के होमी भाभा की तैयारी नहीं करवाते. जो इधर की तैयारी हो रही है वही होमी भाभा के लिए काम में आती है और वहीं पर उनका वो फायदा होता है निश्चित रूप से. सेकंड थिंग, कहीं ना कहीं हम ये फाउंडेशन कोर्स लगाने के पीछे हमारे मन में ये है कि आगे जाकर 11वीं 12वीं में आसान हो जाए. सो ऑब्वियसली the combination of CBSE and state is necessary for your further education where you will be needing all the things properly done. So that is how the particular care has been taken. अब इसमें यह भी होता है कि कई बार कोर्सेस रिपीट होती है. यानी मिसाल के तौर पर मैं फिजिक्स के बारे में अगर बोलना है तो ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर CBSE के 9वीं में है. फिर हम ग्रेविटेशन 9वीं में पढ़ाते हैं, मगर 10वीं में भी ग्रेविटेशन है स्टेट बोर्ड की. अब CBSE केस में वो 10वीं में नहीं है, मगर हम वो 10वीं में भी पढ़ाते हैं बिकॉज स्टेट बोर्ड इज हैविंग दैट ओवर देयर. इसी तरह से अगर लाइट नाम का चैप्टर देखे तो 9वीं के स्टेट बोर्ड में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नाम का चैप्टर है, बट देयर इज नो लाइट इन द CBSE और NCERT बुक इन 9th स्टैंडर्ड. 10th स्टैंडर्ड में NCERT या CBSE केस में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, बाकी सब चीजें हैं. एंड इन स्टेट बोर्ड बुक देयर इज अ रिफ्रैक्शन एज वेल एज स्ट्रक्चर ऑफ आई. तो इस तरह के कॉम्बिनेशन है, यानी कई बार कोर्सेस रिपीट होते हैं एंड दैट इज व्हाट फाउंडेशन इज मेंट फॉर. तो ये निश्चित रूप से होता है. थोड़ा सा सभी पेरेंट्स किचन की तरफ थोड़ा कम ख्याल करके, बर्तनों की आवाज ना करते हुए, टीवी पर की कोई सीरियल जो जा रही है उसका ख्याल ना करते हुए प्लीज कंसंट्रेट कीजिए मेरी शब्दों की तरफ. जब आप या मैं, हम लोग 12वीं में जाते थे और हमारे पंख फैलाने का तय करते थे आगे के भविष्य के लिए, किसी के सपने रहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं, कोई सोचता था मैं डॉक्टर बनूं. उस वक्त हमको पूरी की पूरी ताकत हमारे 12वीं के मार्क्स पर लगानी पड़ती थी. मेरे कई दोस्त थे कि जिनको 12वीं में PCM या PCB, निश्चित रूप से आप समझ सकते हो, PCM का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और PCB का मीनिंग है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. ये केवल 3 सब्जेक्ट के भरोसे पर
पहले एडमिशन प्रोसेस चलती थी और कई स्टूडेंट रहते थे कि जिनको 300 में से 288, 290, 293, 299 ऐसे मार्क्स रहते थे। सर मगर ये मार्क्स लेने वाले तो कई स्टूडेंट रहते होंगे। बिल्कुल निश्चित रहते थे। सो एट दैट टाइम व्हाट पीपल यूज्ड टू डू फॉर सिलेक्शन प्रोसेस, तो फिर 12वीं के एग्रीगेट देखे जाते थे। हो सकता है कि 12वीं के एग्रीगेट भी सेम हो। फिर 12वीं के इंग्लिश के मार्क्स देखे जाते थे। अच्छा, तो वो भी तो सेम हो सकते हैं ना सर। उसके बाद में 10वीं के मार्क्स देखे जाते थे और इस तरह से ये आगे प्रोसेस जाती थी। टाई ब्रेकर्स इस तरह से थे। करेक्ट सर, करेक्ट, ऐसा ही था। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि मुझे मेडिकल की तरफ जाना है। 12वीं होने के बाद में मेडिकल के लिए मेरा केवल नीट का स्कोर देखा जाएगा। अरे बाप रे, अच्छा, नीट का स्कोर सेम रहा तो, टोटल सेम रही तो हाँ, फिर उसके बायोलॉजी के मार्क्स देखे जाएंगे। ये भी तो हो सकता है ना सर कि वो भी सेम रहे। बिल्कुल हो सकता है। तब केमिस्ट्री के मार्क्स देखे जाएंगे। केमिस्ट्री के मार्क्स देखने के बाद में अगर एग्जाम ऑनलाइन रही तो फिजिक्स के भी देखे जाएंगे, वरना फिजिक्स के सेम ही रहेंगे जैसा इस साल के एग्जाम में रहने वाला है। अरे टोटल सेम है, 2 सब्जेक्ट सेम है, यानी तीसरा सब्जेक्ट तो सेम ही रहेगा ना। तो ऐसे समय में फिर उसके बाद में अगर ये सब पूरा सेम रहा तो 12वीं के मार्क्स नहीं देखे जाते, 10वीं के मार्क्स भी नहीं देखे जाते। इसके बाद में केवल डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है, जो आप या मैं चेंज नहीं कर सकते। तो प्लीज समझने की कोशिश करो कि आपके समय में 10वीं और 12वीं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अब ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब इसका स्टडी करना नहीं है, ये नहीं होता है। ये सब स्टडी हमें 11वीं 12वीं के लिए लगेगा। अभी हम लोग की मजाक तो ये चालू है, अभी 8वीं के लिए भी या 9वीं के इसमें अगर मैं समझ लीजिए कुछ मैटर नाम का चैप्टर पढ़ा रहा हूं, 11वीं के इसमें भी बेसिक केमिस्ट्री में मैटर ही पढ़ाया जा रहा है। यहां पे मोशन चालू है, दौड़ सर पढ़ा रहे, वो IITN है, दौड़ सर मोशन पढ़ा रहे, उसी वक्त 11वीं के लिए मैं मोशन पढ़ा रहा हूं। वहां पर भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, यहां पर भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, वहां पर भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, यहां पर भी इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ऑब्वियसली अगर यहां पर हमारा बेस बहुत अच्छा बन गया तो आगे जाकर बहुत सुविधा रहेगी। ये उद्देश्य है इस फाउंडेशन बैच का। सो द पर्टिकुलर प्रोफेशनल कोर्सेज, यानी आप CA बनना चाहो या आप अच्छे कॉलेज से लॉ करना चाहो या मेडिकल या इंजीनियरिंग करना चाहो या इवन प्योर साइंसेस अच्छे कॉलेज से अगर करना है, तो ओवर देयर योर 12th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड परसेंटेज कैरी 0 वैल्यू ओवर देयर। तो ये चेंज पैटर्न जो है ये ख्याल रखिए, इससे काफी फर्क पड़ने वाला है, ये समझ लीजिए। अब इसमें हम लोग क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, तो यहाँ के टीचर्स जो है, ये टीचर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ की एटीट्यूड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। टीचर पुराना हो या नया हो, उससे ये बहुत बार समझा के बोला जाता है कि किसी भी हालत में ये सिलेबस में नहीं है, या इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हो, इतना भी नहीं समझता क्या, इस तरह के आंसर्स मत दीजिए। हाँ, कुछ टॉपिक एकदम ही बाहर का है तो वहां पर स्टूडेंट को बोलिए कि भाई ये 12वीं में है, तेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा बाद में होगा या स्ट्रक्चर ऑफ एटम में होगा, तब अपने को ये समझ में आएगा। इस तरह की बातें चलेगी, बट नो टीचर विल से कि ये इतने मूर्ख के जैसा कैसा पूछ रहा और ये सिलेबस में नहीं है। सो दैट केयर वी टेक, वी कंसिडर दिस पर्टिकुलर एटीट्यूड टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, and we are standing on the basis of this attitude only. ये एटीट्यूड होने के कारण 3 साल के होमी भाभा के गोल्ड मेडल हमारे पास में है। पिछले 5 साल में से 3 साल ऐसे हैं कि जहां पर स्टेट का SSC का टॉपर हमारे यहाँ से है। अकोला में जो जाने माने 13 स्कूल्स है, 13 स्कूल्स के टॉपर्स हमारे यहाँ से है। ये सब बातें
अनजाने में नहीं हो रही है, ये निश्चित रूप से एटीट्यूड के कारण होती है, जो टीचर हरदम पढ़ाने के लिए ईगर रहता है उसके कारण होता है. So this attitude we definitely have. Notes which we have provided, which are meant by us, they are useful for 9th as well as 10th. ऑलमोस्ट सभी ने नोट्स लेके गए हैं, मगर कुछ लोगों ने अभी भी नहीं लेके गए, तो मैं विनती करूंगा कि वो ले जाइए. यहाँ पर आपकी नोट्स है, सुरक्षित है, मगर स्टूडेंट को अगर यूज के लिए वो ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं होगा. Preparation for Homi Bhabha and other exams we definitely do. We do deal with the mental ability. We do deal with the particular other subjects. We prepare their experiments. We have wonderful with us. We design the experiments for them, and they get good benefit out of all these things. Basically, we try to teach them the process of learning, not just mark earning. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं कहना चाहूंगा. लर्निंग प्रोसेस अगर एक बार ख्याल में आ गई तो वो प्रोसेस वो स्टूडेंट कहीं पर भी अप्लाई कर सकता है. ही कैन अप्लाई इट इन हिस्ट्री, ही कैन अप्लाई इट इन लैंग्वेजेस, ही कैन अप्लाई इट इन सोशल साइंसेस, ही कैन डेफिनेटली अप्लाई इट इन साइंस. सो once the particular learning technique is understood, then everything can be understood. स्पून फीडिंग जनरली यहाँ पर, और जनरली यहाँ पर हम ख्याल है वो इस बात का स्टूडेंट को किस तरह से पढ़ना है ये समझ में आ जाए, और इसके लिए हमारी सब कोशिश है. तिशा चांडक आपका माइक चालू है. तिशा चांडक आपका माइक चालू है. ये एक आध बार ऐसा होता है, गलती से हम लोग कुछ ऑन कर रख देते हैं और बाकी लोगों को डिस्टर्ब होता है. निश्चित रूप से ईशा चांडक की ये इच्छा नहीं थी कि हम लोगों को डिस्टर्ब करे. बाय मिस्टेक दैट माइक हैज पुट ऑन एंड देन वी वर एबल टू हियर ऑल टाइप ऑफ साउंड्स. एनीवे फाइन, लेट मी प्रोसीड फर्दर. अब हमारे पेरेंट्स से क्या एक्सपेक्टेशन है, ये थोड़ा सा आपको बर्डनफुल रहेगा. मैं निश्चित रूप से बोलूंगा, विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, बीच बीच में आकर जब लेक्चर जनरली अटेंड कर रहे हैं, रैंडमली आकर उसे देखा कीजिए. साहब, हम लोग भी स्टूडेंट थे और हम लोगों ने भी ये सब चीजें किया है जो अभी के स्टूडेंट्स कर रहे हैं. हम लोग भी क्लासरूम में आवाज निकालते थे, हम लोग भी डिस्टर्ब करते थे, और हम लोग भी पढ़ाई करते थे. Right now the problem is this, that the competition has increased tremendously. रिजर्वेशन का फीलिंग सबको आ चुका है. जो रिजर्वेशन कैटेगरी का है उसको भी, और जो अनरिजर्व्ड है उसको भी. इन सब बातों के कारण जो अड़चने आ रही है वो ये कि आगे के फ्यूचर में स्टैंड होना ये काफी मुश्किल होते जा रहा है, और हम सब लोग कंटिन्यूअसली अलर्ट होना जरूरी है. दूसरी बात, जो चीजें हमें बहुत आसानी से नहीं मिलती थी और जो करने के लिए हम लोग काफी कोशिश करने के बाद में सक्सेसफुल होते थे, वो चीजें इन बच्चों को बहुत ही आसानी से मिल जाती है. मुझे निश्चित रूप से पता है कि आपकी जो जनरेशन है या मेरी जो जनरेशन है, ये जनरेशन साइकिल अपनी खुद की ये केवल कॉलेज में जाने के बाद में ही हम मिला पाए. तब तक हम पैदल जाना आना करते थे. लेट मी होप सो. मगर हम हमारे बच्चों को बोलते हैं कि 10वीं अच्छे से पास हो जाए, तेरे को गाड़ी दिला दूंगा. दिस इज द चेंज ऑफ सोसाइटीज एटीट्यूड, आउटलुक. जब हम लोग रास्ते से जा रहे थे और अगर हमारा आपस में कहीं झगड़ा रहता था, तो रास्ते पर का अनजान आदमी भी आकर हमारा झगड़ा छुड़ाने की कोशिश करता था. अभी तो साहब ऐसा है कि हमें एक आध परिचित लड़का भी दिखता है, वो किसी के साथ में झगड़ा कर रहा है, हम बहाना निकाल लेते कि ऑफिस में लेट होगा, या कैब झंझट में पड़ते, बच्चों का चलती रहता है, और हम वहां पर छुड़ाने के लिए नहीं जाते. अनजान लड़कों के बारे में तो सोचना ही बंद हो चुका है. सो अंडर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, it is responsibility of parents, mother as well as father,
to see whether student is concentrating properly or not. वो उसके रूम में बैठा है, लेक्चर चालू है, वो चालू है वहां पर, और अपने को कुछ लेना देना नहीं है. हो सकता है कि वहां वो वीडियो ऑफ कर देगा, यानी अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है वो है या नहीं. उसका माइक उसने ऑफ कर दिया क्योंकि वो मैं ही बोलता हूं कि वो मत कर करके चालू. अब इसके बाद में मोबाइल के सामने वो बच्चा है या वो जाकर गद्दी पे सो गया है, मुझे कैसे पता चलेगा? सर ऐसा मेरा बच्चा नहीं कर सकता. वो चेक करो ना, प्लीज प्लीज चेक करो. ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, और ये बीच बीच में किया करो. इससे अगर कोई थोड़ा सा शैतानी कर रहा है तो वो भी रिस्ट्रिक्शन में आ जाएगा, और जो बाकी बच्चे हैं जो डाइवर्ट होने के कगार पर खड़े हैं वो वापस आ जाएंगे. मुझे बहुत अच्छा लगेगा. सो दिस इज वन रिक्वेस्ट टू ऑल पेरेंट्स. बी विथ वन सिस्टम, मल्टीपल कुक्स ऑलवेज स्पॉइल द फूड. बी विथ वन सिस्टम का मतलब ऐसा कि अगर ओक सर का अपन क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो पूरा विश्वास उनके ऊपर ही रखो. अगर हम XYZ सर का क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो चलो ओक सर का भी कर लेते हैं, ऐसा मत. वहां पर पूरा विश्वास उस व्यक्ति पर रखो जहां पर आप रखने वाले हो. बेमतलब में जब इधर उधर का हम देखना शुरू करते हैं तो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं. इसके लिए मैं हरदम एक एग्जांपल देता हूं, वो आपको भी देना चाहूंगा. हम होटल में जाते हैं, फैमिली का कोई फंक्शन है, एक टेबल पर हम बैठते हैं, बाजू के टेबल में दूसरा कोई बैठता है. वेटर मेनू कार्ड देता है, हम लोग मेनू डिसाइड करते हैं, बाजू वाले का भी मेनू डिसाइड होता है. वो उसकी ऑर्डर देता है, हम हमारी ऑर्डर देते हैं. थोड़ी देर बाद दोनों टेबल पर खाना आता है, और उस वक्त हमारी नजर बाजू के टेबल पर जाती है, और हम तब बोलते हैं अरे यार ऑर्डर गलत हो गई. साहब जिस वक्त आप ये स्टेटमेंट करते हो कि अरे यार ऑर्डर गलत हो गई, एट दैट मोमेंट आपके सामने का जो अन्न है उसकी मिट्टी बन गई. यू आर नॉट एबल टू एंजॉय दैट फूड नाउ बिकॉज यू हैव अप्रिशिएटेड द अदर फूड. मीन्स you are having question mark with your food. So please, whichever class you believe in only one single class. आप 10 जगह पर टेस्ट मत कीजिए. जहां पर भी आपको ठीक लगता है वो निश्चित रूप से बेस्ट है और वो बेहतरीन है, उसके बाद में सोचिए मत. So this has to be followed. This is my sincere request to everyone. पढ़ाई के इसमें ये 3 R बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. दे आर कॉल्ड एज रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन एंड रिकॉल. रजिस्ट्रेशन वो होता है कि जो हमारे दिमाग में फिट बैठ जाता है, और रिटेंशन यानी वो वहां पर पनपता है, वो रिटेन होता है, वो वहीं पर रहता है, वो भूल नहीं जाता हूं मैं. और उसके बाद में मैं जब चाहूं तब उसे रिकॉल कर सकता हूं. जैसे कि आप अभी तक टेबल नहीं भूले. मैं मराठी मीडियम के स्कूल में था. 6 1 6 6 3 12 6 3 18 6 34 6 24 6 35 6 7 36, ये मुझे याद है. हो सकता है आप इंग्लिश स्कूल में होगे तो 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12, ये आपको याद होगा. ये जो भी है उसका रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से हुआ है. हर रोज आप दुकान के नाम पढ़ते हो, सामने के व्हीकल के नंबर्स पढ़ते हो, मगर वो रिटेन नहीं होते. हमको जो बहुत अच्छा लगता है वो रिटेन होता है. फिर वो पिक्चर का कोई गाना हो या पिक्चर का सीन हो. अरे साहब शोले के डायलॉग अभी तक हमें याद है. तो इसी तरह से जो चीज हम रिटेन कर सकते हैं वो रिकॉल करने में आसानी होती है. सब कसरत जो है वो रजिस्ट्रेशन पर है, और रजिस्ट्रेशन तभी ठीक से होता है जब हम मैक्सिमम सेंसरी ऑर्गन्स यूज करते हैं. इसके लिए लिखना बहुत 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 जरूरी है. बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग, योर स्किन इज यूज्ड, टच इज यूज्ड. You cannot write without seeing, so your eyes are used. When you are writing, unknowingly you whisper that, so your tongue is used. And if you are having wonderful imagination,
you also can have that particular created in front of you. Means maximum sensory organs are used. इसमें आजकल के पैटर्न में मोबाइल से फोटो निकालना ये बहुत आसान चीज हो चुकी है. हम लोग भी यही गलती करते हैं और बच्चे भी उसको दोहराते हैं. टाइम टेबल है क्या, वो नोटिस बोर्ड पर लगा रहता है स्कूल की, हम लिखते नहीं, हम उसका फोटो निकालते हैं. क्या लिखते बैठना सर, आदत जाती है हमारी इससे. आजकल बच्चे पढ़ते ज्यादा है या यूट्यूब पर लेक्चर ज्यादा देखते हैं, वो खुद का स्टडी खुद करते नहीं, और बाद में 11वीं में जाने के बाद में 10वीं में 98% रहते हैं, मगर पढ़ने की कुछ भी एबिलिटी नहीं रहती. ओनली वॉमिट आउट एबिलिटी इज देयर, एंड दिस एबिलिटी इज ऑफ नो यूज फॉर योर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस. Practice makes the man perfect is not correct for present situation. Practice makes the man perfect ये 10वीं के एग्जाम में मार्क्स मिलाने के लिए परफेक्ट है, 12वीं के एग्जाम में मार्क्स मिलाने के लिए परफेक्ट है. निश्चित रूप से ये हम कर सकते हैं, मगर अभी 10वीं के या 12वीं के मार्क्स को कुछ वैल्यू ही नहीं है. तो ठीक है ना सर, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो रट डालेंगे. कितने रटोगे? 11वीं का पूरा फिजिक्स, 11वीं का पूरा केमिस्ट्री, 11वीं का पूरा मैथ्स या बायोलॉजी, इसी तरह से 12वीं का एक एक सब्जेक्ट यानी 2-2 पेपर्स, ऐसे कुल मिलाकर 6 पेपर्स, और ये 6 पेपर पर 3 घंटे में आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे. ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रहेंगे. ए के जगह अगर बी आ गया तो भी हमारी गलती होगी, बी की जगह सी आ गया तो भी हम वहां पर गड़बड़ा जाएंगे, और ऑप्शंस में कुछ चेंज कर दिए तो भी हम गलत करेंगे. इस गलतियों को कहीं पर भी माफी नहीं, आधा मार्क्स मिलेगा नहीं, डाटा लिखने पर आपको 1.5 मार्क मिलेगा नहीं, एक तो 0 या कुछ भी नहीं. एक्चुअली गलती हो गई तो 1 मार्क कम भी होगा, यानी हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे. So under this situation, it is very, very essential that you all should be very clear that practice, only practice, is not going to make the man perfect. हम लोगों ने कई बार, शायद आप लोगों को याद होगा, तो ज्योमेट्री के कई क्वेश्चंस याद करके लिख दिए हैं. वो प्रूफ कुछ भी समझा नहीं था. एसएसएस टेस्ट, टक 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 टक, फुल स्टॉप, 4 मार्क्स मिल गए. In this way, we used to get marks. Those marks were responsible for our further admission process. मगर अब पूरी दुनिया बदल चुकी है. ये इस तरह से तोते ने मिलाए हुए मार्क्स हमें आगे सहायता नहीं करते हैं. हमारे 10वीं के मार्क्स या 12वीं के मार्क्स कहीं पर भी टाई ब्रेकर में नहीं आते. इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता. So you will have to understand each and every subject, and then only you can do the things. अभी मैंने 9वीं के क्लास में परसों एक ये दिया था, होमवर्क दिया था कि भाई पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की ऑटोबायोग्राफी लिखो. अब ऑटोबायोग्राफी इसका मतलब आत्मचरित्रात्मक लेखन आपको करना है. एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, वो इंफॉर्मेशन मुझे भेजी. मैंने उसको पूछा कि भैया ये ऑटोबायोग्राफी हुई क्या? वो मुझे पूछ रहा है ऑटोबायोग्राफी यानी क्या. Now a student who has written several many essays in his 8th standard, in his 9th standard, is asking this question. I'm not blaming that student, I'm blaming the system. ये सिस्टम ऐसी है कि जहां पर एसेज हम याद करते हैं, हम डेवलप नहीं करते. याद करके एसे लिखते हैं और उस एसे को हम बोलते हैं कि हमको ये एसेज आ रहे हैं. प्लीज नोट, अनलेस यू राइट, रजिस्ट्रेशन वोंट बी प्रॉपर. इसके बारे में पहले ही मैं बोल चुका हूं. राइटिंग बहुत जरूरी है. हम लोगों के साथ में कम्युनिकेशन करने के लिए कहीं पर भी हेजिटेट मत होइए. पेरेंट्स को भी ये सजेशन है और स्टूडेंट को भी है. छोटी छोटी बातें होगी तो भी हम लोगों से संपर्क कीजिए. एक तरह की फैमिली अगर बन गई तो बहुत सुविधा रहेगी, बहुत आसान जाएगा सब कुछ. अब ये स्टूडेंट्स कई बार बैठ रहे हैं पढ़ाई के लिए,
ये पढ़ाई के लिए बैठने के इसमें उनके सही जेस्चर्स क्या होना चाहिए ये मैं यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये टेबल कुर्सी लेकर कंप्यूटर के सामने बैठ रहे तो ये निश्चित रूप से इस तरह का झुककर बैठना ये ठीक नहीं है। मुंडी नीचे करके मोबाइल नीचे हाथ में रखकर या अपने लैप पे रखकर इस तरह का अगर ये करेंगे तो कुछ ही दिनों में C4 C5 नाम का जो अपने इसमें का ये है उसमें गैप आ जाएगी और तुम्हें स्पॉन्डिलाइसिस की तकलीफ शुरू हो जाएगी। कर आएगा, तकलीफ होगी, पीठ में दर्द होगा, हाथों में चींटियां आएगी और ये सब बातें ये गलत चेस्चर के कारण होगा। पीठ में भी इसी तरह की तकलीफ होना शुरू हो जाएगी कुछ ही दिनों में। तो इस तरह के झुक के जेस्चर्स मत दीजिए। इसी तरह से यहां पर अगर टेबल के यहां पर बैठ रहे हैं तो पैरों को अपने लटकने मत दीजिए। चेयर आपकी इतनी नीचे चाहिए कि जिससे आपके पैर जमीन पर टिके हो, या कोई फुटरेस्ट आपके पास में होना चाहिए जो कि यहां पर मैंने एरो से बताया है। और ये फुटरेस्ट पर आपके पैर रखिए। आपके पैर घुटने जो है ये टेबल के नीचे जाना चाहिए जैसे यहां पर गए हैं। और आपकी आंखों की ऊपर की आपके कंप्यूटर स्क्रीन के बिल्कुल सही लेवल में चाहिए। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फॉर प्रॉपर जेस्चर, जिससे कि आपके आंखों पर और कहीं पर भी पीठ पर तकलीफ ना आए। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं सभी से कि अगर आपको ये सेशन करने हैं तो आपका मोबाइल ये इस तरह से यहां पर एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में आड़ा करके रखिए। वो आपके आंखों के लेवल में आने के लिए उसके नीचे कुछ बुक्स रख दीजिए, उसके ऊपर ये रखकर इस तरह से उसको ये करिए। और ऐसा हाथ आगे करने के बाद में आप उसका वॉल्यूम बंद या चालू कर सकते हो। हाथ फिर से पीछे लिया तो वो कम से कम एक हाथ की दूरी पर चाहिए। आड़ा रखने के बाद में वहां पर दिखने में आसानी हो जाएगी। आप सभी लोगों ने इतना समय बहुत अच्छे से मेरी बातें सुनी। आपको अच्छी लगी कि बुरी लगी ये मुझे पता नहीं, मगर आप लोगों ने सुना ये मुझे अच्छा लगा। अभी अभी 2-3 मिनट पहले तक 141 लोग यहाँ पर जैसे के वैसे इंटैक्ट थे। राइट नाउ इट इज 135, बट आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विद द पेरेंट्स। अब अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे तो जरूर पूछिए, मुझे आनंद होगा उनका आंसर देने के लिए। प्लीज, any questions, any doubts?